मैं लिखता हूँ, कविता का मर्मज्ञ नहीं हूँ, कविता लिखता हूँ, बस ईमानदारी से लिखता हूँ। ये दूसरी बात। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कविता आप कैसे लिखते हैं, क्यों आती है आपके दिमाग में कविता, कैसे आती है? तो बोलते हैं हमने किसी गरीब मजदूर का दर्द देखा, कविता उमड़ पड़ी। हमने किसी की भूख देखी, कविता तड़प उठी। हमने किसी का रूप देखा, कविता मचलने लगी। और आजकल एक और उत्तर मिलता है, और बहुतायत में मिलता है, कि मुझे नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, मुझ पर तो सरस्वती उतरती हैं और सरस्वती ही मुझसे लिखवाती हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं पहला दावा ये करता हूं कि मुझ पर सरस्वती नहीं उतरती, मैं भाग्यहीन आदमी हूं। मेरे लिखे की जिम्मेदार सरस्वती नहीं है, मेरे लिखे का जिम्मेदार मैं खुद हूं, और मेरी जवाबदेही भी मेरी ही है। फिर ये सवाल फिर भी अटका रह जाता है कि कविता पैदा कहां से होती है। हम सीधे तरीके से एक बात कहते हैं, वही बात हम कविता में कहते हैं, दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या है, किसी से भी पूछे आप कि ये बात सुंदर हो गई है, तो कविता सौंदर्यबोध से पैदा होती है। आदमी जब इस सृष्टि में आया, पेट की भूख थी, देह की भूख थी, और दोनों भूखों के बाद जो एक भूख थी वो सौंदर्य की भूख थी। इसी सौंदर्य की भूख ने ललित कलाओं को जन्म दिया। और सब विद्वान हैं, जानते हैं, लालित्य का मतलब ही है सौंदर्य। लेकिन जहां प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति निर्मित होता है, वहां इंसान के द्वारा रचित सौंदर्य लालित्य कहलाता है। तो सारी कलाएं क्योंकि इंसान ने खुद सृजी, और उनमें पहली मुझे लगता है संगीत रही होगी। क्यों रही होगी? आदमी के चारों तरफ संगीत था, पत्तों का संगीत, झरनों का संगीत, नदियों का, बादलों का, संगीत ही संगीत थे। तब आदमी के पास शब्द नहीं थे, लेकिन वो गुनगुनाता होगा जैसे प्रकृति गुनगुनाती थी। जब इसमें शब्द शामिल हुए तो साहित्य और संगीत का संगम हुआ। उसके बाद चित्रकला आई होगी, मूर्ति कला आई होगी। और आप अगर देखें, आज भी भीमबेटका अगर आप कभी गए हैं मध्य प्रदेश में, या और गुफाओं में भित्ति चित्र हैं, उनमें या तो किसी जानवर की आकृति बनी है, या किसी ऐसे देवता की आकृति बनी है जो उस युग के मनुष्य की नजर में देवता था, या और भी बहुत सारी आकृतियां बनी हैं, क्योंकि आदमी अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता था। उसके बाद फिर मुझे लगता है वास्तुकला आई। आदमी गुफाओं में रहता था, गुफाओं से जब उसने पहले अपनी गुफा को सुंदर बनाया होगा, सुरक्षित बनाया होगा, उसके बाद उसकी जो कल्पना है वो सुंदर ऐसी कृतियां गढ़ने में लगी। और आज वास्तुकला के कितने ही नमूने हमारे सामने हैं, चाहे कितने सारे मंदिर हैं, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और पूरे संसार में चीजें बिखरी पड़ी हैं। वास्तुकला के बाद मुझे लगता है ये हमारा साहित्य आया होगा। लेकिन साहित्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि साहित्य की जो संवेदना है वो बहुत विस्तृत है। हर वास्तुकला की जो कृति है उसमें हर आदमी का प्रवेश संभव नहीं है। टिकटें लगती हैं और शायद उतनी उसको वो समझ भी ना हो। लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज़ है, कोई भी किताब खरीद के, किसी बड़े से बड़े आदमी की किताब खरीद के पढ़ सकता है। हम आज ये सुनते हैं कि अंबानी का बंगला बहुत सुंदर है, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मुझे अंबानी का बंगला कोई देखने नहीं देगा। लेकिन किसी बहुत बड़े लेखक की कोई कृति, उस पर प्रतिबंध नहीं है कि इसको कोई ये आदमी नहीं पढ़ेंगे।
ऐसा नहीं है। तो आदमी की जिंदगी को सुंदर बनाने वाली कला है साहित्य, और आदमी की सुंदरता 3 तथ्यों पर आधारित है। वो है स्वतंत्रता, समता और सद्भाव। इन तीनों से बाहर कुछ नहीं है। जब विषय दिया गया है वर्तमान परिदृश्य, तो वर्तमान परिदृश्य अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा संकट इन्हीं 3 चीजों पर है। समता तो कभी रही नहीं। पूरे संसार की बात आप करें, सारा धन कुछ पूंजीपतियों के हाथों में है। अपने देश की बात करें तो आधी से ज्यादा संपत्ति 10 लोगों के हाथ में है। समता नहीं हो सकती। जातिगत समता बिल्कुल नहीं है। किसी आदमी को किसी को छूने का हक नहीं है, यानी समता किसी भी क्षेत्र में नहीं। स्वतंत्रता की अगर बात करें तो कई बार मैं सोचता हूं कि अगर मेरा जन्म किसी ऐसे देश में हो गया होता जहां ईश निंदा कानून लागू है, तो क्या मैं जी सकता? यानी ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते आप। आपने एक ईश्वर की कल्पना की, उसको पूज्य बना दिया, कानून बना दिया कि आप इसकी निंदा नहीं करेंगे। हम तर्क की कोई बात नहीं कर सकते। तो जहां ईश निंदा कानून लागू है वहां तो स्वतंत्रता है ही नहीं, और ये आजादी वहां भी नहीं है जहां ये नहीं लागू है। स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार है, बाकियों का नहीं है। और जहां तक सद्भाव की बात है तो सबसे ज्यादा चोट सत्ता ने हमेशा सद्भाव पर की है। सद्भाव बिगाड़ो, लोगों को छोटे छोटे गुटों में बांटो ताकि वो सिर्फ जी लेने भर को ही उपलब्धि मानने के लिए तैयार हो जाए। आज जिस स्थिति में हम तो खैर बहुत अच्छी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग हैं, लेकिन जहां से मैं आता हूं या जहां से और लोग आते हैं, लोग जी रहे हैं इसी को उपलब्धि मानते हैं। बाकी कोई अधिकार वो चाहते भी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये बढ़ जाए, बस बहुत है, सरकार ने बहुत दे दिया। तो जब इन सब चीजों पर संकट है, आदमी का जीवन जिन चीजों से सुंदर होता है, सत्ता उन्हीं की दुश्मन है और साहित्य उनका संरक्षक। इसलिए साहित्य और सत्ता कभी हम सफर नहीं हो सकते। ये मेरी अपनी एक अवधारणा है कि सत्ता की चापलूसी में कविता नहीं हो सकती कभी भी। लेकिन मैं ये देख रहा हूं आज, जो खासतौर पे हरियाणा में देखा मैंने, बुरा मत मानिएगा, पर्सनली नहीं कह रहा हूं मैं किसी को भी, किताबें लिखते हैं, उसमें कोई ऐसा शब्द तो नहीं आ गया जिसको लेकर सरकार बुरा मान जाए। कहीं ऐसा ना हो कि एकेडमी अवार्ड हमें ना मिले। अगर हम किताबें अकादमी के अवार्ड की प्रतीक्षा में लिखते हैं, उनको ध्यान में रखकर लिखते हैं, तो मैं खुद कहता हूं धिक्कार है उस लेखन पर। हमारी जिम्मेदारी आम आदमी के प्रति है, मनुष्य के प्रति है। जिस समाज ने हमें बनाया, हम यहां बैठे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, वो नौकरी में नहीं है। बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली है जो लिख सकते हैं, हमसे कहीं बेहतर लिख सकते हैं, लेकिन वो लिख नहीं रहे हैं। तो वो समाज हमारे लिए पीठ बना, उस पीठ के ऊपर पांव रख के हम ऊपर आए और उस समाज को भूल गए। मैंने एक लघु कथा में जिक्र किया था कि एक कवि एक राजा से मिलने जाता है, तो वो पूछता है, दीवान कहता है कि कवि आपसे मिलने आया राजा जी, कहीं क्या काम है उसको? कहता अपनी वो कुछ किताबें भेंट करना चाहता है। कहता किताबें तो हमने कभी पढ़ी नहीं।
और कविता की किताबें खास तौर पर हमने तो कभी नहीं पढ़ी। कहता फिर भी वो वैसा कवि नहीं है, वो आपका 40सा लिख रहा है, और 40सा लिखने वाले को भारतीय जी जानते हैं वैसे, तो वो आपका 40सा लिख रहा है और जबरदस्त आपको अवतार के रूप में स्थापित कर देगा। बस वो मिलना चाहता है कि चलो भेजिए। तो वो कहता लेकिन कविता के तो हम घोषित दुश्मन हैं। तो दरबान धीरे से कहता है दुश्मन तो वो भी है, अघोषित है। कविता का दुश्मन तो वो भी है जो सत्ता की चापलूसी के लिए कविता को उनके सत्ता के चरणों में लुढ़का दे, वो कविता का दुश्मन ही है, वो दोस्त नहीं हो सकता। एक और चीज मैं आजकल देख रहा हूं, बड़ी कमाल की चीज है। मेरे पास एक आदमी का फोन आया, आप में से भी कईयों के पास आया होगा, कि जी आपको अपनी कहानियों का या कविताओं का अनुवाद करवाना है। मैंने कहा जी कौन सी भाषा में करेंगे आप? कि जिस भाषा में भी आप चाहें। तो मैंने कहा कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो मेरी कविताओं को पसंद करता हो और अनुवाद करना चाहता हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं अनुवाद क्यों करवाऊं? कि जी ऐसा है, हमारा ये धंधा है, आप जिस भाषा में भी चाहें और जितनी भाषाओं में चाहें हम अनुवाद करवा सकते हैं। मुझे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप जब साहित्य अकेडमी के अवार्ड के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप ये लिखेंगे कि मेरी कविताओं का अनुवाद इस भाषा में हो चुका है। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि लोग मुझे क्यों कहते थे कि आपके ऊपर अगर पीएचडी हुई है तो उसकी लिस्ट रखो, किस यूनिवर्सिटी से हुई, विषय क्या था, कि किसने, एमफिल किसने की, उसका भी विषय क्या था, एक एक कॉपी अपने पास रखो तो बहुत अच्छा है। और हम मूर्ख इस बात को कभी नहीं समझ पाए कि कभी ये जरूरत भी आन पड़ सकती है। यानी एकेडमी को क्या खुद नहीं दिखना चाहिए कि कौन क्या लिख रहा है और कौन क्या लिख रहा है और कितना लिख रहा है? दोनों में बड़ा फर्क है। आप कल्पना करें कि सरस्वती इतनी मेहरबान है कुछ लोगों पे कि एक हफ्ते में एक कविता संग्रह लिखते हैं, एक साथ 10 किताबों का विमोचन होता है एक साल में। और कई बार तो इतनी मेहरबानी हो जाती है सरस्वती जी की कि रात भर में कविता तैयार हो जाती है। शब्द बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब शब्दों का इस्तेमाल चापलूसी के लिए करते हैं हम तो शब्द विद्रोह करते हैं। शब्द हमें नहीं मिलते, हम किसी कब्रिस्तान में जाते हैं, शब्दों के शव उठा लाते हैं, उन शवों के ऊपर कशीदाकारी करते हैं हम और सजा देते हैं किताब के रूप में। लेकिन जैसे ही आप किताब खोलेंगे, किताब में से शवों की बदबू आएगी, आप उस बदबू को हटा नहीं सकते हैं। तो आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं, मैं क्योंकि जितना मैं जानता हूं जिस क्षेत्र को, उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं, ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि मैं मानता हूं कि सत्ता को उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए जो अच्छा लिख रहे हैं। और मैंने उन सज्जन से ये भी कहा, एक किताब ऐसी भी आई मैंने देखी कि एक कहानी 15 भाषाओं में अनुवाद और एक ही जिल्द में। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये किसके काम की किताब है, ये बता दीजिए। मुझे हिंदी आती है, इसमें 15 भाषाएं हैं, मैं वो कहानी हिंदी में पढ़ लूंगा, 14 भाषाओं का क्या करूंगा? किसी को तमिल आती है, वो तमिल में पढ़ेगा, बाकी 14 भाषाओं का वो क्या करेगा? हाँ, मतलब इस कविता का कोई लॉजिक समझाइए इस किताब का मुझे। या तो आपकी 15 कहानियां एक लैंग्वेज में अनुवादित होती, कोई बात थी, तो साफ उत्तर था एकेडमी की लिस्ट में एक किताब और जुड़ गई। और उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात और बताई है कि एकेडमी में किताबें पढ़ता कौन है?
वहाँ किताबों की संख्या देखी जाती है। ये बात तो ठीक है। मुझे उन्होंने बताया कि लिखते हुए कितने साल हो गए। मैंने कहा जब मैं विद्यार्थी था सन 80 में मेरी कहानी सारिका में छपी थी पहली, तो क्या 40-42 साल हो गए। कितनी किताबें हैं? मैंने कहा 7। कि अगर मैंने आपकी उम्र में लिखना शुरू किया होता अब तक 70 होती। यानी किताबों की संख्या से आपको इनाम देगी एकेडमी, ये मान के चलते हैं। और फिर मैंने उनको एक बड़ी निर्मम से बात बताई कि एकेडमी में मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा। ये जो पुरस्कार हैं कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम पुरस्कारों के लिए लिखना शुरू कर देंगे तो कविता के साथ बेईमानी करेंगे। फिर मुझे 2 चीज़ें और कही गई थी कि एक तो मैंने कहाँ से लिखना शुरू किया और कुछ कविताएं की। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जिस गांव से, अब तो मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन गांव से जब मैं आता हूँ तो वहाँ रेत बहुत है। राजस्थान के साथ लगता मेरा गांव है। सुबह जब हम उठते थे तो माँ को कम से कम 200 तसले रेत बुहारनी पड़ती थी। शाम होते ही 4 बजे आंधी चलती थी, हर रोज, कभी काली कभी पीली कभी लाल। और आंधी में हमारी जो चादर हमने ओढ़ रखी होती थी उसको चिपकाते थे, लेकिन ऐसा लगता था जो बड़ी बड़ी झाड़ियों से सांप निकल के हमारे ऊपर गिर रहे हैं। वो कंकर जब गिरते थे तो पानी का इतना भयावह संकट था कि ऊंट के ऊपर 4 घड़े लादे जाते थे। वो कुछ लोग जानते होंगे, पिलान होता है, एक ढांचा होता है, उस ढांचे में 4 घड़े आते हैं फिट। 4 घड़े लाद के 15 किलोमीटर दूर नहर से पानी आता था और आधे आधे घड़े छलक जाया करते थे। जब हम नहाते थे तो मुझे लगता था कि ये पानी इतनी जल्दी बेकार हो जाएगा, एक बाल्टी अगर लगा दिया तो। आज भी मैं अपने घर में एक बूंद पानी बेकार नहीं करता हूं। घी गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पानी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मैंने वो अभाव देखा। मैंने अपनी माँ पे एक बहुत छोटी कविता लिखी थी कि वो जो लोटा भर पानी से नहाती है और धूप से खिल जाती है, वो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। इतना ही पानी हमें उपलब्ध था और वो संघर्ष, अगर मेरी कहानियों से पानी निकल जाए, मेरी कहानियों से ये तड़प निकल जाए और प्रेम निकल जाए, तो मेरा साहित्य किसी काम का नहीं है। मैं सैल्यूट करता हूं उन लोगों को जो प्रेम लिखते हैं, क्योंकि सौंदर्य को सबसे ज्यादा अगर कोई पुष्ट करता है तो प्रेम करता है। लेकिन प्रेम के नाम पर हम क्या लिखते हैं, ये देखने की बात है। एक और चीज मुझे बड़ी परेशान कर रही है। मैं तुम्हें बुलाऊं, पुरस्कृत कर दूं, शर्त यह कि तुम मुझे बुलाओ तो मुझे पुरस्कृत करो। मतलब इस तरह से पुरस्कृत होना, ये क्या चीज है? मुझे किसी ने कहा, ये मैंने लघु कथा में डाला भी है, एक लघु कथा लिखी है इस पे। मुझे कहते तुम समृद्ध हो, अच्छी खासी, अब तो पेंशन ले, तब मैं तनख्वाह ले रहा था, कि अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हो, तुम अपने पिता के नाम पर कोई वो करो ना, पुरस्कार शुरू। बुरा मत मानिएगा प्लीज, कोई अगर कहीं कोई वो होता हो तो रिलेट ना हो जाए कोई। तो मैंने कहा जी मेरे पिता साहित्यकार नहीं थे। कहते फिर क्या हुआ? जिन लोगों ने शुरू कर रखे हैं उनके पिता कोई साहित्यकार थे। और कुछ लोग तो इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने अपने माता पिता का जीना हराम कर रखा था उनके जीते जी, और आज वो पुरस्कार दे रहे हैं उनके नाम पर। मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता। कहते बस बैठे रहो, फिर अखबारों में नाम छपता है और कहां कहां से हम वो ट्रॉफीज लाते हैं। और गजब तो ये है कि मैंने उन लोगों की दीवार पर 50 सर्टिफिकेट टंगे देखे जो 50 शब्द नहीं लिख सकते, और पुरस्कारों के लिए पैसे देते हैं लोग। डॉक्टर मैं भी हो सकता था,
जैसे ये तो असली डॉक्टर है ना, क्योंकि ये पढ़ के आए हैं। मानद डॉक्टरेट मिलती है बिहार से, उसकी एक निश्चित फीस है, और ऐसी कई लोगों ने मुझे ऑफर किया कि आपको हम मानद डॉक्टरेट लेके दे देते हैं उस विद्यापीठ से, सब जानते हैं। और कमाल की बात यह कि उस नकली डिग्री को भी अपने नाम के साथ लिखते हैं, वो डॉक्टर फला। और मैं अगर डॉक्टर होता भी तो कम से कम किताब पर मेरा नाम डॉक्टर हरभगवान चावला नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर लिखने से मेरा साहित्य बेहतर नहीं होता, उसकी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आता। तो क्वांटिटी और क्वालिटी, इनाम क्वांटिटी से मिलते हैं, पहचान क्वालिटी से मिलती है। तो एक दो तीन कविताएं मैं सुना देता हूं, फिर ये जैसा कहेंगे। हाँ जी, कविताएं सुनाइए। कविताएं सुना के ठीक है। संपन्न, बहुत अच्छा हो गया। एक कविता है भेड़े, बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं कि हर भेड़ तक पहुंच जाते हैं कानून के लंबे हाथ। कानून के ये हाथ हर भेड़िए तक भी पहुंचते हैं, पर लाख सर पटकने पर भी भेड़े कभी नहीं समझ पाएंगी कि भेड़िए का हाथ कानून के हाथ में है या कानून का हाथ भेड़िए के हाथ में। एक छोटी सी प्रेम कविता है। मैं चाकू से पहाड़ काटता रहा, मैं अंजुरियों से समुद्र नापता रहा, मैं कंधों पर ढोता रहा आसमान, मैं हथेलियों से ठेलता रहा रेगिस्तान, यूं बीते ये दिन तुम बिन। एक और बहुत छोटी सी दो लाइनों की। रफ्ता रफ्ता आंखों में बसती है एक नदी, फिर कतरा कतरा आंखों से रिश्ती है उम्र भर। एक दो लाइन की और है। बाज ने कहा आज मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। खरगोश ने सोचा कि चलो ये दयालुता भी देखें। सचमुच बाज ने खरगोश को नहीं खाया, उसने सिर्फ उसको पटक कर उसका तड़पते हुए मरना देखा। यही आज देख रहे हैं लोग कि आम आदमी कैसे मर रहा है। धन्यवाद। सच कड़वा होता है, और जब सच हरभगवान चावला जैसा कवि कोई कहता है तो वो सोचने पर और महसूस करने पर मजबूर करता है। कविता सोचने और महसूस करने का नाम ही है। कविता मनोरंजन की वस्तु नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बीच में मैं आ गया भारती जी। जब हरभगवान चावला जी का पहला लोककथा संग्रह, दूसरा भी तैयार है, प्रेस में है, 20वां कोड़ा, इन्होंने मुझे कहा कि आप भूमिका लिखें इसकी। तो उसका शीर्षक जो मैंने दिया, हिंदी लघु कथा का नागार्जुन। लेकिन इस बंदे का खरापन, हम तो खरेपन के कायल हैं, बस अपना किसी और से लेना देना नहीं। इन्होंने कहा ये ज़्यादा हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा बदल रहा हूँ। इन्होंने फिर उसको थोड़ा सा, मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मुझे जो इन्होंने वक्तव्य दिया, ये सारा यही मैं चाहता हूँ। ऐसी गंभीरता ही तो हम चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसी बात हो, उस पर हम महसूस करें, घर जाकर पुनर्विचार करें। ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये बैठे हैं अरुण कहरबा जी, ये सब आपके पास पहुँचेगा, इस पर चर्चा करें। और अगर आप चाहेंगे तो अगली बार इन दोनों मुख्य वक्तव्यों पर चर्चा के लिए ही सिर्फ सेमिनार होगा, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ विचार और समाज और साहित्य केंद्रित होगा, इसके अलावा नहीं होगा। इस बारे में सख्त अवधारणा है अपनी। मैं दो पंक्तियाँ चावला जी आपके लिए कह रहा हूँ, फिर मुझे याद आई, क्योंकि नागार्जुन फिर मुझे मेरे प्रिय कवियों में से एक हैं। उन्होंने कहा, और जो बाहर जो कहते हैं ना, सादा नज़र आता है, कविता में पीछे कितनी परतें होती हैं, आप देखिए ज़रा। बड़ी मशहूर पंक्तियाँ हैं। अकाल और उसके बाद तो सबको ही पता है, जिसमें कोई कॉमा नहीं, कोई पूर्णविराम नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अकाल आता है बिहार में, फिर उसके बाद फिर हरियाली आती, फिर अकाल, फिर हरियाली, फिर कोई कॉमा नहीं, कोई पूर्णविराम नहीं। लेकिन मैं और दो पंक्तियाँ सुना रहा हूँ, देखिए ज़रा, और उसका सौंदर्य देखिए। जनता मुझसे
पूछ रही है क्या बतलाऊं। 3 हिस्से हो गए, तीनों में 8-8 मात्राएं हैं, बराबर वजन है, लेकिन सामने नज़र नहीं आता। उसका फ्लो है, सहजता है, जैसा नागार्जुन सहज था। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों घबराऊं। यह है हरभगवान चावला। हरभगवान चावला जी ने कविता पर अपनी कविताएं भी प्रस्तुत की और उन पर बात भी की। तो अब हम चाहेंगे कि सदन से कुछ प्रश्न आए जो आपके मन में उमड़ रहे हैं, वो हरभगवान चावला जी उनके उत्तर देंगे। तो सदन से मेरा निवेदन कि जो भी आप प्रश्न करना चाहें। मंचीन सभी सम्मानित मुख्य अतिथि और मेरे साहित्यकार बंधुओं, अभी हमारे जो मंच संचालन कर रहे हैं वो अजय जी का कह रहे थे कि बहुत युवा है, लिखते हैं बहुत युवाओं के ऊपर। तो ये उम्र किसी के ऊपर बंदी नहीं है। वैसे सुझाव देने से पहले 1 मिनट आपका ले रहा हूँ। ये उम्र किसी को बंदे किसी टाइम भी कुछ हो सकता है। तो उसके ऊपर मैंने पंजाबी के ऊपर 3-4 लाइनें लिख रहा हूँ। लिखा है, कोई किसी दे ख्यालां नूं वेंदा है, कोई किसी दे ख्यालां नूं वेंदा है ते कोई किसी दे यमालां नूं वेंदा है। कोई किसी दे ख्यालां नूं वेंदा है ते कोई किसी दे यमालां नूं वेंदा है। जेड़ा ही वेंदा दिल नूं नहीं वेंदा, हर कोई चिट्टे वालां नूं वेंदा है। तो सुझाव ये है। चावला जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उसमें जो भी लेखक है सदियों से सत्ता और सत्य, इन दो दुविधाओं के बीच में रहते हुए लेखन की जो चुनौतियां हैं उसमें उसको तय करना है कि वो किस तरफ है। क्या वो सत्य का पक्षधर है? अगर वो सत्य का पक्षधर है और वो सत्य लिख रहा है तो सत्ता के साथ, क्योंकि लेखक के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है कि आप सत्य को प्रकट करते हैं तो सत्ता को हजम नहीं होता, क्योंकि सत्ता अपनी तरीके का सत्य जो झूठ है वो सुनना चाहती है। हर एक का अपना अपना सत्य है। सत्ता उस सत्य को सुनना चाहती है जो उसके अनुकूल है। उसके बावजूद भी रचनाकार भी रहे हैं, हर युग में रहे हैं। किस तरफ हो आप तय करो, किस ओर हैं हम। मेरे ख्याल में ये एक दिशा सूचक शिलापट्ट है जिसको देख करके आप अपनी बात अपने तरीके से कह भी सकते हैं। और प्रतिपक्षी ही है लिखने वाला, वो अपने तरीके से कह भी सकता है। फिर भी मैं चाहूँगा इस पे थोड़ा सा प्रकाश चावला साहब डालें तो बेहतर होगा। असल में सर आपने कोई सवाल तो उठाया ही नहीं, सुझाव बहुत अच्छा दिया है। हाँ, एक चीज, बहुत सारी चीजें कहने को थी लेकिन टाइम की बात थी। एक बात लालचंद गुप्त जी ने उठाई थी, भाई तथ्य होता है, कथ्य होता है, और कविता में तीसरी चीज सत्य होती है। कविता कथ्य से या तथ्य से नहीं लिखी जाती। तथ्य और सत्य में अंतर ये है, मुझे बड़ा मामूली याद है, आगे का एक नॉवेल है शेखर एक जीव ने, उसमें तथ्य और सत्य का अंतर बताया गया और बड़ा कमाल का बताया गया है कि जब कोई तथ्य आपकी आत्मा का हिस्सा होता है तब वो सत्य बनता है। और कविता तथ्य पर नहीं, सत्य पर लिखी जाती है। मेरा ख्याल यही। मित्रों, समय कम, लेकिन 2 बातें बहुत अच्छी चावला जी की आई। चावला जी और मेरी, इन दोनों की बात हमारी होती रहती है और कंपाउंडर होना हमारा दोनों का सौभाग्य है। आपस में हम ये चर्चा करते रहते हैं कि हम कंपाउंडर ही अच्छे, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर इंदिरा लाल जी ने कहा था जब मैं PhD करने गया चंडीगढ़ कि कमलेश, हिंदी में डॉक्टर तो इतने हो गए हैं, एक ईंट उखाड़ो और नीचे से डॉक्टर मिलता है।
मैं ये चाहता हूं कि तुम एक अच्छे कंपाउंडर बन जाओ, बहुत बड़ी बात है, पीआईडी छोड़ो। और मैंने पीआईडी नहीं की उनके प्यार से, आशीर्वाद से। बाद में चंडीगढ़ भी आ गया, महेंद्र रथ में तीरथ जी मेरे परम मित्र थे, उन्होंने भी कहा अब तो यहाँ आ गए हो, दैनिक टून में हो, आपके पास पूरी सुविधा है, पीआईडी कर लो। मैं कहा अब नहीं करूँगा, अब कोई नहीं करेगा तो मेरे ऊपर करेगा, मैं किसी के ऊपर पीआईडी नहीं करूँगा। तो हमारी चिंताएं, चाहे भगवान चावला जी हैं, हर भगवान जी, चाहे अशोक भाटिया हैं, चिंता हमारी बिल्कुल एक समान है, जिसकी चर्चा हर भगवान जी ने कर दी कि हम हरियाणा में रहते हैं, लाखों लाखों रुपए के पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। और मेरे लिए संयोग की बात है, उस संस्था में मैं भी रहा, देने वालों में भी रहा, लेकिन फिर भी हमारी अकादमी नहीं देती थी, ग्रंथ अकादमी नहीं देती थी, और ना मैंने देने दिया। मैंने कहा ये एक को दूंगा, 99 नाराज हो जाएंगे, कहेंगे ये ठीक नहीं था, बाकी सारे ठीक थे। तो मैंने वो दबाव नहीं माना, क्योंकि पुरस्कार देने की प्रक्रियाएं जो हैं वो हम आपस में चर्चा करते रहते हैं, बहुत ही अजीब किस्म की है। और मिलने की तो मैं कई बार भाटिया जी को सुनाया, मिलने की तो बहुत ही कमाल की बात है। सूची बन चुकी होती है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सूची बदलती जाती है, देखते देखते बदलती जाती है। और जहाँ तो मैं उसका विरोध करता, मैं यहीं देकर बाहर आ जाता, तो ठीक है विरोध कर लेता, पत्रकार बन जाता। तो मैंने उन चीज़ों को देखा, इसीलिए दुष्यंत कुमार जी की बात के लिए मैं यहाँ आया था। उनका लेख अमर उजाला में छपा था, कमाल का लेख था, छोटा सा, वो छापते रहते, रोज छापते, किसी ने भी साहित्यकार का, वो हमने पाठक मंच में भी डाला था। उन्होंने ये कहा कि हम पुरस्कार के पीछे क्यों दौड़ते हैं, पहली बात, और दूसरी बात के नेताओं से ही पुरस्कार लेकर खुश क्यों होते हैं, तीसरी बात क्या वह जो नेता है, क्या वह भी आपके साहित्य के पीछे दौड़ता है, वह आपका साहित्य पढ़ना चाहता है, आप ही उसके पीछे पीछे किताब लेकर जाते हो। तो हम पुरस्कार के पीछे भागते क्यों हैं? और अगर कहता पुरस्कार मिल भी गया, दुष्यंत जी का लिखा हुआ है उसमें, तो उसमें भी बाबा नेताजी की है, महिमा उन्हीं की है, मंच पर वही होते हैं, वही आपको देते हैं। तो ये चीजें अपने मन से पहले हमें ये निकालना होगा कि हम पुरस्कार के लिए, सम्मान के लिए, थैलियों के लिए नहीं लिख रहे हैं। ये बड़ी बात होगी। दूसरी बात जो दुर्योधन ने कही, जो इतिहास की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कैसे बदल जाता है हमारा समाज, हमारा साहित्य। दुर्योधन जब बिल्कुल मरणासन थे कह रहा हूं आदम से, तो कृष्ण और अर्जुन और वो पांडव आ गए, उसने नाम पुकारा दुर्योधन, उसने कहा नहीं, ये नाटक में है, बहुत अच्छे नाटक में, अभी मैं सुयोधन हूं, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सुयोधन रखा था, लेकिन आने वाला इतिहास तुम लिखवाओगे और मैं दुर्योधन नाम से जाना जाऊंगा। इतिहास लिखवाने वाले दुर्योधन बनाते हैं। कितनी चालाकियां हमारे परम कृष्ण जी ने की, वो हमारे भगवान बन गए। मैं कोई दुर्योधन का पक्ष नहीं लेता, बहुत गलतियां की। उसने कर्ण जैसे व्यक्ति को भी अपना गुलाम बना लिया दोस्ती के नाम पर। कर्ण भी उसके लिए गलत काम करता गया। तो चावला जी ने जो बातें उठाई हैं, मैं और भाटिया जी शायद हम एक प्रस्ताव लाने वाले थे, लेकिन हमने उस प्रस्ताव को रोक लिया कि पहले ही सम्मेलन में किसी प्रकार का भी कोई विवाद ना हो, इसलिए उसे रोक लिया। लेकिन जो इन्होंने कहा है वो हमारे प्रस्ताव का लगभग सही रूप आपके सामने आ गया, व्याख्या आ गई। तो अब मैं दोबारा मंच पे आऊंगा भी नहीं, मैं इतना ही कहता हूं कि आप सबको इस मंच के लिए सहयोग देने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया देता हूं। आप लोग आए, आपने हमारे मंच को सार्थक किया, और आज का जो हमारा समाज है, जो स्थितियां हमने आपको पेश दिया है, वो हमने मिलकर लिखा है कि आज जो हमारे अत्याचार हैं हमारे सामने, दुराचार हैं, भ्रष्टाचार हैं, इन सब को देखते हुए भी अगर हम चुप रहेंगे
तो सचमुच हम सबके सब धृतराष्ट्र होंगे और कुछ नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे ना कोर्ट में एक बात करनी थी कि जैसे हर कोई बिना ये बोल देता है कि कविता है और कविता में ना परिकल्पना होती है, जैसे कल्पना के बारे में बोलते हैं कि हाँ इसमें तो कुछ भी लिख देते हैं कल्पना करके। तो मैं उस पर ना कल्पना परिकल्पना के बारे में आपकी बात देखना चाहती हूँ। कविता में जैसे कोलरेज ने भी लिखा है कि कल्पना शक्ति के बारे में लिखा है कोलरेज ने, तो उस पर मैं आपको विचार दूंगी। मुझे लगता है कि कविता के लेखन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कल्पना ही है। आपकी कल्पना की उड़ान जितनी ऊंची होगी लेकिन तार्किक होगी, उतना ही कविता आपकी बेहतर बनेगी। आप एक कवि को जानते ही, यहीं बैठे हैं, सुरेश बर्नवाल। उनकी कल्पना की उड़ान अगर आप देखेंगी तो मोहित हो जाएंगी। और मैं प्रसंगवश जिक्र भी कर दूं, एक कवि यहां बैठे वीरेंद्र भाटिया, किताब छपी युद्ध लड़ रही हैं लड़कियां, बेहद मकबूल हुई। मैंने कहा अकेडमी में भेजो श्रेष्ठ कृति के लिए। कहते बिल्कुल नहीं भेजता। मैं क्यों नहीं भेजोगे? कि जी इनाम अगर मिल गया तो कलम को जंग लग जाएगा, मैं वो नहीं लिख पाऊंगा जो लिखना चाहता हूं। कल्पना का आपका सही सवाल था, कल्पना बहुत जरूरी है, कल्पना की उड़ान भी बहुत जरूरी है, लेकिन तार्किक, नकेल आपके हाथ में होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्ञान मंथन कविता पे हुआ। और मैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच सानिध्य के रूप में पहुंचे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश तुर्गेश जी, पूर्व प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करनाल में और नारायणगढ़ से सेवानिवृत्त हुए। इनका काव्य संग्रह बुद्ध गूंगे नहीं होते। इन्होंने कविता अपने अध्ययन काल में पढ़ाया, कविता पे पता नहीं कितने सेमिनार कराए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि सर आएं और अपने अनुभव और कविता को वो किस रूप में देखते हैं उसका जो है यहाँ पर अपना वक्तव्य दें। डॉक्टर ओम प्रकाश तुर्गेश जी। मेरे से इशारा कर रहे थे, समकालीन कविता पे बात हो और बहुत गहराई से हो और उस पर हम बहुत छोटी बात कहें तो वो बात समझ में नहीं आती। समकालीन परिदृश्य इतना तीखा है कि मुझे मुक्तिबोध के शब्द याद आते हैं, अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने होंगे। अगर आपको सच कहना है, अगर आपको झूठ कहना है, दम्भ के साथ अपनी बात कहनी है, रचनाकार होने का एक दम्भ पालना है, तो फिर आप कहते रहिए, उसका कोई मूल्य नहीं है। रचना वही मूल्यवान है जो लोगों में जाती है। और अभी किसी ने सवाल उठाया था पक्षधरता का, ओपी वनमाल जी ने, कि कवि की पक्षधरता तो बहुत साफ है। वो अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति जो संवेदनशील तरीके से उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्याओं को फेस करता है, तो खतरा कौन उठाएगा? सत्ता से अगर दो चार हाथ करने हैं, अगर आपको मजबूती से लड़ना है, तो कविता में विचार भी मजबूत होने चाहिए। और लिजक विचार पक्षधरता बिल्कुल नहीं स्पष्ट करते। आपको पता होना चाहिए कि हम किस ओर हैं। क्या हम सताए हुए लोगों की ओर हैं या जो लोग सता रहे हैं उसकी ओर है? ये अकादमी की बात इन्होंने उठाई। अकादमी किन लोगों द्वारा बनाई गई है तो हम ही लोग, हमें पुरस्कार लेते हैं, हमें लोग उसमें रचनाएं भेजते हैं, कोई परहेज नहीं है। लेकिन किन रचनाओं को पुरस्कृत किया जा रहा है, बड़ा सवाल है। जिसमें जन पक्षधरता है, जिसमें महिलाओं के सवाल हैं, दलितों के सवाल हैं, जिनकी बात इन्होंने स्वतंत्रता, समता और सद्भाव के तौर पे की, बहुत बड़ा संकेत है। इन्होंने इशारों में बात की है। अगर इसको खोलने बैठे आज टाइम बहुत कम था, टाइम कम था। जो पानी की इनकी कविताओं के बारे में कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर हर भगवान चावला को समझना है तो रेगिस्तान को समझ लीजिए, और रेगिस्तान में पानी की बूंद के महत्व को समझ लीजिए।
एक लोटे पानी में मां नहाती है, उसी में पूजा करती है, उसी में सूर्य को भी देती है अर्घ, वो भी जरूरी है। तो धर्म कर्म के, पुण्य के और पाप के कई सवाल खड़े होते हैं। तो समकालीन माहौल के अंदर सत्ता एक पक्ष निर्माण कर रही है। आपके सामने आज बड़े बड़े मेले लगते हैं, कुंभ में छूटी औरतें, मैं थोड़ा लोक संवरण कर रहा हूँ। कुंभ में छूटी औरतें, मैं कुंभ में जो नहाने जाती हैं, मुझे जब मैं नरवाना की गाड़ी देखता हूँ, तारा पंचाल जी के पास, उनका नाम सवेरे आया था, बड़े कहानीकार हैं। यहाँ जयपाल जी बैठे हैं, बहुत ही गहरी सोच के साथ कविताएं लिखते हैं और वो सवाल उठाते हैं इन बातों पे कि लोग गठड़ियाँ उठा उठा करके उन महात्माओं को, संतों को चावल, आटा, बच्चों के पेट काट करके वहाँ तीर्थ पे आते हैं, नहाते हैं सवेरे सवेरे ठंडे पानी में, चाहे घर में गर्म पानी मांगते हो, लेकिन वहाँ जो काम करते हैं वो कुंभ में छूटी औरतें और नरवाना की गाड़ी में छत पे लदी हुई और पूरी भीड़ आती है, और वो कैसे कई बार तो वहाँ हादसे भी हो जाते हैं, आपने देखा होगा मेलों में खूब होते हैं। और आजकल मैं शासकों की ओर संकेत करना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। प्रायोजित मेले हैं, बड़ी बड़ी जयंतियाँ हैं, बड़े बड़े साधुओं के प्रवचन हैं, उन साधुओं का हाल क्या है। कई बेचारे जेल में बढ़िया तरीके से बैठे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं। अगर उनको ये पता होता धर्म कर्म का ये लाभ होना है, तो फिर ये औरतें और ये हमारे पुरुष या मर्द लोग ये 24 घंटे मानो लेके, कंठियां लेकर के सत्संगों में बैठे हैं, घर बार छोड़ रहे हैं, संतानों की तरफ ध्यान नहीं है, एक एक दो दो बच्चे वो विदेशों में जा रहे हैं। तो दृश्य तो बहुत संवेदनशील तरीके से सोचा जाए बहुत गहरा है, संकट बहुत गहरा है, और संकट के सामने अभिव्यक्ति का जो थोड़ा बहुत खतरा उठाते हैं उनके सामने और गहरा है। तो हमें अपनी सोच के अनुसार, यानी इन्होंने डॉक्टरेट की बात उठाई, जैसे कई बातें तो बहुत करने की हैं, सच्चे डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर ही सही है ना, तो सच्चे, लेकिन पट्टी मरहम पट्टी तो अच्छी करते हैं ना आप लोग। ये मरहम पट्टी बहुत अच्छी करते हैं कविताओं में खास तौर पे। और लोग जितने भी राइटर बैठे हैं, चाहे वो कुछ भी लिख रहे हैं आप, लेकिन सवाल उठाना शुरू करिए, अपने आप से सवाल करिए, माहौल से सवाल करिए, सत्ताधारियों से सवाल करिए, धर्म कर्म के ठेकेदारों से सवाल करिए, जात पात का परचम फहराने वाले लोगों से सवाल। डॉक्टर गुरिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे भाटिया साहब का कि इन्होंने आज मेरा दिन जो है वो भाग्यशाली दिन बना दिया। इतने लेखकों को एक साथ इकट्ठा मेरे इस कॉलेज के प्रांगण में ला दिया। धन्यवाद सर। हरभगवान चावला जी की मैंने कुछ कहानियां, लघु कहानियां जो है वो पढ़ी हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कभी कभी ये डाल देते हैं, तो मेरे मन में था कि मैं देखूं तो सही कौन है। तो जब इन्होंने बताया कि वो भी आ रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा। आज मैं ज्यादा इन्हें देखने आया हूं और बाकी आप सबसे मिलने आया हूं। कोई ज्यादा बड़ा कवि नहीं हूं, ना मैं बहुत बड़ा लेखक हूं, सिंपल सा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। कुछ जिम्मेवारियां कॉलेज की मिल गई हैं, वो निभा रहा हूँ। पर मुझे ये है कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो होने चाहिए, जो अशोक भाटिया जी ने शुरू किए हैं और इन्होंने जो मंच बना दिया है। जब हम भाषा की बात करते हैं, साहित्यकार जो है भाषा में ही अपनी रचना देगा, तो हमें साहित्यकार को पंजाबी के पतल चम्मा, मतलब चमड़ी जो है बहुत नाजुक होती, बड़ी जल्दी ज्यादा संवेदनशील है, जल्दी से पकड़ लेता है वो, फिर उन चीजों को वो समाज को देता है। तो समाज को एक दिशा देने वाला काम करता है लेखक। तो किसी भाषा की अगर हम
मजबूती देखें तो 4 स्तंभ हैं उसके अंदर। सबसे पहला कि उसकी भाषा के बोलने वाले कितने लोग हैं, अगर बोलने वाले नहीं होंगे तो भाषा तो मर जाएगी अपने आप। दूसरा, उसका साहित्य कैसा है, उसका साहित्य कैसा है, अगर साहित्य अच्छा नहीं रचा जाएगा तो भी भाषा मर जाएगी। तीसरा है कि वो राज की भाषा हो, सरकार की भाषा हो, और चौथा जो है वो तकनीक की भाषा हो। अगर चारों नहीं है तो कहीं ना कहीं भाषा कमजोर हो जाएगी। और इसमें दायित्व किसका है? भाषा के अध्यापकों का, भाषा को चाहने वालों का, साहित्यकारों का, कि वो अपनी इस बात को आगे बढ़ाएं। हिंदी पूरे विश्व में जानी मानी भाषा है, बहुत विश्व स्तर का साहित्य रचा जा रहा है। जब हमारे पास ऐसे ऐसे नईम साहब जैसे, भगवान जैसे, भाटिया साहब जैसे, और आपको बहुत मैंने पढ़ा नहीं सुना नहीं, आप सभी जैसे साहित्यकार हैं, और इतने विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार हमारे पास रहे हैं जो चले गए, आगे भी आते रहेंगे, पर कुछ जगह पर हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। बाजार में हमारी भाषा खत्म हो रही है। आप करनाल के किसी गली में चले जाओ, अपने शहर की किसी गली में चले जाओ, जो बोर्ड सभी लगे हुए हैं, छोटे से किसी ने 2 ईंट के ऊपर चाय बना के बेच रहा है तो गत्ते पे लिखा हुआ राजू टी स्टॉल। वहां से लेके जहां बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं वो सब इंग्लिश में हो रहे हैं। तकनीक की भाषा, हम बहुत सारा गवर्नमेंट जो है पैसा दे रही है, उस पैसे का प्रयोग कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता, कि भाषा का जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है कंप्यूटर में जो है वो सारी हिंदी भाषा में आ जाए, पर विश्व के पट में हम देखें तो हर जगह तकनीक में इंग्लिश भाषा है। ऐसे बढ़ती गई, हमारे बच्चे जो तकनीकी विज्ञान में जाएंगे तो वो तो इंग्लिश ही सीखेंगे, और धीरे धीरे ये भाषा हमारे घरों से लोप हो जाएगी। जब बोलने वाले नहीं रहेंगे तो हमारा यह साहित्य पड़ा रह जाएगा। आज पाठक नहीं है हमारे पास, जितना साहित्य लिखा जा रहा है उसके पास पाठक नहीं है। क्यों? कि अब चीजें बदल गई हैं, हर जेब में मोबाइल आ गया है, और वो कहता है पढ़ना नहीं है, इसमें देखता हूँ क्या है। मैंने भी भगवान चावला जी को जो पढ़ा है मोबाइल के जरिए पढ़ा है। अगर इनकी पुस्तक होती तो हो सकता मैं ना पढ़ता। क्यों? 10 मिनट देखा, खोला, हाकी से क्या मैसेज आया, अच्छा इनका मैसेज है, चलो टच कर लिया, हाँ ये इन्होंने कुछ अच्छा ही लिखा होगा। बाकी उस ग्रुप में किसी को नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ देखता हूं इन्हें कोई मैसेज है उसमें तो पढ़ लेता हूं। तो हमें अपना लिखने का, प्रस्तुत करने का ढंग जो है वो समय के हिसाब से थोड़ा सा बदलना होगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे अशोक भाटिया जितना ये योगदान दे रहे हैं, सभी साथी को इकट्ठा कर रहे हैं, इस बातों पर चर्चा होगी तो जरूर हम कुछ ऐसा करेंगे, और बिल्कुल लेख का धर्म निभाते हुए सच्चाई का साथ देंगे तो जरूर है हमारी भाषा जो है सदा सदियों तक जिंदा रहेगी। धन्यवाद।